Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss garnishee order, rules, applicability of garnishee order. Garnishee order कहाँ applicable होता है? देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि व्हाट इज गार्निशी ऑर्डर. गार्निशी ऑर्डर क्या है? इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू द गार्निशी. गार्निशी क्या है? बैंक जिसके पास डिपॉजिट जमा है, और जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर. जो किसी ने, जैसे ए ने बी को उधार दिया, या ए ने बी को पैसा दिया, या बी ने ए से लोन लिया, या ये बी ए का कर्जदार है, तो ए क्रेडिटर है, बी डेटर है. और बैंक क्या है? बैंक गार्निशी. बैंक गार्निशी है. तो कोर्ट गार्निशी को ऑर्डर देता है कि ए की रिकवरी के लिए जो बी का पैसा बैंक में है उसको अटैच किया जाए. गार्निशी ऑर्डर एक तरह का अटैचमेंट है, क्योंकि बी, ये जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है और ये डेटर है, डेटर और ये क्रेडिटर. तो जब ये बैंक सेटिस्फाई हो जाता है कि ये वाकई में क्रेडिटर है, ये तो बी डेटर है, तो इसको क्या करेंगे? जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर. और बैंक जो है, बैंक इसका डेटर है, क्योंकि इस डेटर का यहाँ पर पैसा जमा है, तो बैंक जो है डेटर है. तो ये था. और मैंने बताया था कि टू पार्ट्स में इशू होता है. एक है ऑर्डर निशी. ऑर्डर निशी क्या है? जो फर्स्ट ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आता है, उसमें होता है कि कोर्ट एक्सप्लेनेशन मांगता है. किससे? गार्निशी बैंक से. क्या पूछता है कि बताइए कि जो बी है, इसका पैसा आपके पास जमा है, इस पर गार्निशी ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो सकता? Why the garnish order is not applicable debtors account? ये उससे पूछता है, और ये फिर उसको रिपोर्ट करता है. जैसे ही ऑर्डर निशी आता है, तो इस खाते को की पेमेंट बैंक जो है, गार्निशी है, डेटर को पेमेंट करना स्टॉप कर देता है. और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जाने के बाद कोर्ट में फिर दूसरा ऑर्डर आता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर. वो क्या होता है? फाइनल ऑर्डर होता है. उसमें अटैचमेंट करके डेटर्स का जो पैसा है, गार्निशी बैंक है जो, ये उसको बैंक जो है, या तो ए जो क्रेडिटर है उसको पैसा करेगा एज पर एग्रीमेंट, या कोर्ट में जमा करेगा. तो ये बताया जा चुका है. आज हमने देखना है कि कहां कहां पर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होता है. जैसे ऑर्डर 21 रूल 46 ऑफ सीपीसी 1908, अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये प्रोविजन 1976 के एक्ट के मुताबिक इस ऑर्डर में भारत में ये एप्लीकेबल हुआ था. उससे पहले प्रोविजन नहीं था. और इसका प्रोसीजर क्या है? जैसे कोर्ट इशू करता है, तो वो किसी भी बैंक के हेड ऑफिस पर सर्व होता है नोटिस, गार्निशी ऑर्डर. और हेड ऑफिस एक सफिशिएंट टाइम देता है ब्रांचेस को, जिस भी ब्रांच में जिस पर गार्निशी ऑर्डर इशू किया गया है, जिस बैंक पे, तो वो हेड ऑफिस एक सफिशिएंट टाइम देता है. तो जैसे मैंने बताया था, ए क्रेडिटर, बी डेटर, और ये बैंक है, तो ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, और ये बैंक गार्निशी इसको बोलते हैं. तो ये हेड ऑफिस के थ्रू आता है, सर्व ऑन हेड ऑफिस ऑफ ए बैंक. और ये ईच ब्रांच ऑफ ए बैंक को सर्व माना जाता है. और जैसे ही ब्रांचेज को ये ऑर्डर मिलता है, तो तुरंत ब्रांच उस पर एक्शन लेती है. तो ये सब पिछले एपिसोड में, इसमें वीडियो में किया था. तो आज हम करेंगे
एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्निशी ऑर्डर, ये कहां पर, देखो सेम नेम और सेम कैपेसिटी में होगा तभी गार्निशी ऑर्डर अप्लाई होगा। तो अब ये देखिए कैसे कैसे होता है। ऑल डिपॉजिट ड्यू, जो ड्यू हैं और एक्रिंग ड्यू एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर, तो जिस भी ब्रांच में ये इशू किया जाता है बैंक पर, तो वहाँ ये सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी, क्रेडिट बैलेंस पर ही एप्लीकेबल होता है जो एक्रू हो चुका है। तो एक तो ये है। दूसरा, बैंक राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, बैंक को ये राइट है कि अगर उसने जिस पर गार्निशी ऑर्डर इशू हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना ए बी डेटर है, तो इसके बैंक पर इशू हुआ, तो बैंक ने बी से अगर अपना कोई पैसा लेना है, कोई रिकवरी है, तो ये सबसे पहला राइट इसका बैंक का होगा कि वो अपना मनी रिकवर करे। तो ये बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ, वो अपना सेट ऑफ कर सकता है। उसके बाद गार्निशी ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले बैंक अपनी प्रायोरिटी देखेगा। नॉट अप्लाई ऑन कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कोई आदमी, जैसे इसने ए ने बी से लोन लिया और सी ने गारंटी दे दी, सी गारंटर है, गारंटर, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये सी को पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी। दैट कैन बी पेड, दैट कैन नॉट बी पेड। दिया भी जा सकता, नहीं भी दिया जा सकता, क्योंकि पहले जो बी है, बी से रिकवरी होगी और इन केस बी से किसी हालत में रिकवरी नहीं हो पाती, तो सी जो गारंटर है, फिर बैंक सी से रिकवर कर सकता है। तो इस केस में, कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में, गारंटी होती है, इंडेमनिटी होती है, अमाउंट ड्यू मस्ट एक्चुअल होना चाहिए, तभी गार्निशी ऑर्डर लगेगा। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में ये अप्लाई नहीं है गार्निशी ऑर्डर, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो पेबल भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये गार्निशी ऑर्डर वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए, नॉट अप्लाई ऑन अनक्लियर्ड चेक्स। चेक्स कलेक्शन में भेजे हुए हैं लेकिन वो कलेक्ट होके आए नहीं हैं, तो उन पर लागू नहीं होगा। अगर वो क्लियर होके आ जाते हैं तो फिर लागू हो जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं है तो नहीं अप्लाई होगा। नॉट अप्लाई टू अमाउंट डिपॉजिटेड आफ्टर रिसीविंग गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर के बाद, अगर आने के बाद, उसके बाद अगर कोई और डिपॉजिट किया जाता है तो फिर ये अटैचमेंट नहीं हो सकती। चेक्स रिसीव्ड फॉर पेमेंट इज प्रेजेंटेड बट पेमेंट नॉट मेड। चेक रिसीव किए ब्रांच ने, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई है। इन द मीन टाइम गार्निशी ऑर्डर का इंस्ट्रक्शन आ गया तो एप्लीकेबल। चेक पेमेंट नहीं हुई है, देखिए गार्निशी विल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पेमेंट कैन बी स्टॉप्ड, स्टॉप की जा सकती है। अभी तक पेमेंट हुई नहीं, अगर पेमेंट होगी तो फिर नहीं होगा। अगर पेमेंट अभी तक नहीं हुई है तो चेक को रोक लिया जाएगा और गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। नॉट एप्लीकेबल टू मनी हेल्ड अब्रॉड। विदेशों में मनी जमा है उस पर ये रूल लागू नहीं होता, ये केवल इंडिया में एप्लीकेबल है। सिक्योरिटीज हेल्ड इन सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी में कुछ रखा हुआ है, सिक्योरिटी है, कुछ भी है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्निशी ऑर्डर। तो अब कौन को वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसमें क्या है, कुछ अकाउंट होते हैं कि उन पर ये लागू है कि नहीं, आइए देखते हैं। लेट अस सी। ज्वाइंट अकाउंट, जैसे ए और बी, ये दो ज्वाइंट अकाउंट है, ए एंड बी, और इसमें बी की लायबिलिटी है, बी के लिए गार्निशी ऑर्डर होना है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर ए एंड बी दोनों की लायबिलिटी है
लायबिलिटी। दोनों ने यहां पर जैसे बी डेटर था, इसी तरह अगर यहाँ ए और बी डेटर होता तो दोनों ही की लायबिलिटी है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं तो ज्वाइंट अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कॉमन सेंस है। ट्रस्ट अकाउंट का स्पेसिफिक पर्पज और है, वो ट्रस्टी है, उसका अपना अकाउंट उसके नाम है, लेकिन ट्रस्ट अकाउंट में वो एक एजेंट है एक तरह से बैंक, तो यहाँ पर नो, ये लागू नहीं होगा। प्रोप्राइटरशिप के केस में लागू हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप वन मैन ओनरशिप होती है, तो यहाँ पर अगर प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी है, वो जजमेंट डेटर है, तो यहाँ पर लागू हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट, देखिए पार्टनरशिप अकाउंट में क्या है, सपोज पार्टनरशिप ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं और उसमें पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म के ऊपर गार्निशिंग ऑर्डर लागू होना है तो इजीली हो जाएगा, लेकिन और फिर उनके इंडिविजुअल अकाउंट पर भी हो जाएगा, फर्म प्लस इंडिविजुअल अकाउंट्स आल्सो, उन पर गार्निशिंग ऑर्डर होगा। लेकिन सपोज क्योंकि उनकी लायबिलिटी सेवरल और इंडिविजुअल ज्वाइंट होती है, ज्वाइंटली एंड सेवरली दे आर लाइबल, तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर केस है ऐसा ए बी सी डी, ये एक फर्म है और सिर्फ बी जजमेंट डेटर है, इस केस में लागू नहीं, फर्म के अकाउंट पर लागू नहीं होगा, इसके इंडिविजुअल अकाउंट पर लागू होगा। तो अब देखिए डिसीज अकाउंट पे नो नहीं होगा लागू, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केस में डिसीज अकाउंट के केस में ये गार्निशिंग ऑर्डर लागू हो जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केस में नहीं होगा। और बैंक ओडी अकाउंट लिमिट अवेलेबल है, सपोज किसी का ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, बैंक ने लिमिट दे रखी है और उसने 5 लाख की सपोज लिमिट है और 2 लाख अवेल कर रखे, 3 लाख वो अवेल कर सकता है, तो उस केस में गार्निशिंग ऑर्डर लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि यहाँ पर जो बैंक है, यहाँ पर देखो बैंक का डेटर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ वो डेटर नहीं है, बैंक यहाँ पर क्रेडिटर है। जहाँ बैंक क्रेडिटर है उस अमाउंट पे नहीं होगा, क्योंकि हम जजमेंट डेटर के अकाउंट पर ही गार्निशिंग ऑर्डर एप्लीकेबल कर सकते हैं। एनी अपील पेंडिंग, कोई अपील पेंडिंग है कोर्ट में इनके बीच में, क्रेडिट और डेटर के बीच में, तो नो, ये भी नो, नोट अप्लाई। तो ये था एक गार्निशिंग ऑर्डर, वेयर इज एप्लीकेबल, वेयर इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। और देखिए आप लोग अपडेट होने के लिए इसको देखते रहिए। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।